हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए। रीट सी टेट एंड यूपी टेट या जितने भी स्टेट टेट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रैटेजीज फॉर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग बेसिकली होती क्या है, देखो ये स्पीकिंग से रिलेटेड है या थिंकिंग से रिलेटेड है या रीडिंग या राइटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग। स्कैनिंग एंड स्कैमिंग आर द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग होता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा कि स्कैनिंग एंड स्कीमिंग होते क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा सीटेट में स्कैनिंग एंड स्कीमिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से, CCE जिसको कहा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बेसिकली होता क्या है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमारे जो हमको एक क्लैरिटी मिल जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाए। CCE में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग, जब बच्चे सीख रहे हैं उस दौरान बच्चे का असेसमेंट करना, आकलन करना। पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, थोड़े थोड़े अंतराल पे बच्चों के एग्जाम्स को कंडक्ट कराना। कंटिन्यूस टेस्टिंग करना बच्चों की, या फिर कंटिन्यूस असेसमेंट करना। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है, अगर आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चलता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो लगातार ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली कंटिन्यूस असेसमेंट हम इसमें करते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे CCE की तो तब आपको समझ में आएगा कंटिन्यूस असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो कंटिन्यूस असेसमेंट किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में CCE के अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स किसको कहेंगे आप, ठीक है। अब आप देखो देखो पहली बात तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि जनरेशन की अगर बात आ रही है तो हम पहले ये देखेंगे कि किसमें जनरेशन की बात हो रही है, किस ऑप्शन में। तो फर्स्ट हमारा है ऑप्शन लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हिंदी को सीखना। बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इसमें जनरेशन से कोई मतलब नहीं है। लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अब थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे ऑप्शन है इनको आप थोड़ा सा देखें। पहला हमारा है द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, ये है हमारा कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन। किसी फैमिली में से जो लोग सबसे पहले स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, उनको हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहेंगे, या ऐसे लोगों को फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहेंगे जो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली बार गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एडमिशन लेने के लिए गए हैं, क्या वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल गए ही हों, हो सकता है उन्होंने सिर्फ एडमिशन लिया और स्कूल ना गए हों। अगर बात लर्नर की आती है तो लर्निंग आप तभी कर पाओगे जब आप स्कूल में गए हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये CTET में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। देखो हमेशा कभी कभी बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं। आंसर आप अगर आपने टॉपिक कभी पहले पढ़ा भी नहीं तब भी आप आंसर दे दोगे। थोड़ा सा आपका आपकी जो मतलब समझ होनी चाहिए ऑप्शंस के बारे में। सारे ऑप्शन आपको देखें आप क्वेश्चन देखें तब आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, बिकॉज आपके कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव इज़। बात अगर लैंग्वेज की करी जाए तो लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव क्या है, लैंग्वेज सिखाना क्यों ज़रूरी है, कैसे लैंग्वेज सिखाई जाती है, कब आप बोलोगे कि बच्चा लैंग्वेज पूरी तरह से सीख गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन इंटीग्रेटेड मैनर। जो लैंग्वेज की स्किल्स हमारी होती हैं, 4 स्किल होती हैं, LSRW, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। इनको अगर आप इकट्ठे पढ़ाते हो तो बच्चा लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। क्या ये ऑप्शन है? टीचिंग फॉर एप्लीकेशन, बच्चों को ऐसे पढ़ाना लैंग्वेज की वो उसको अप्लाई कर सकें। टीचिंग ऑफ माइक्रो स्किल फर्स्ट, बच्चे को माइक्रो स्किल आपको पहले पढ़ानी है तब आप बच्चे का डेवलपमेंट कर पाओगे लैंग्वेज का। या फिर जो हमारी टीचिंग स्किल है उनको सेपरेटली पढ़ाना। देखो हमेशा जब बात लैंग्वेज टीचिंग की आती है तो हमेशा आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा टीचिंग स्किल पे होना चाहिए। तो जो हमारी 4 जो टीचिंग स्किल्स हैं, लिसनिंग आपकी है और स्पीकिंग है, राइटिंग है और रीडिंग है, इन चारों को अगर टीचर इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाता है, मतलब एक दूसरे से जोड़ जोड़ के, लिसनिंग से आप स्पीकिंग सीखेंगे, स्पीकिंग से राइटिंग, राइटिंग से रीडिंग और रीडिंग से राइटिंग, इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो आपका पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हमेशा इनको इंटीग्रेटेड मैनर में ही पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है इन एन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वाइल टीचिंग अ पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में एक टीचर पोएम पढ़ा रहा है तो इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है।
तो ये याद रखना है आपको, 3 चीज़ें सही होंगी और एक चीज़ सही नहीं होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीटेट में हमेशा बड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को देखकर नहीं घबराना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखें क्या चीज़ सही नहीं है वाली छांटनी है आपको। 3 चीज़ें में से 3 ऑप्शन इसके आपके सही होंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता क्या है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम ऐसा क्लासरूम है जहाँ बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकें, मतलब वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। तो ऐसा ऑप्शन इसमें देखो जहाँ बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखो, लर्नर्स मे फाइंड आउट ऑन देयर ओन अबाउट द पोएट के बारे में लर्नर्स खुद फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इसमें बच्चा काम कर रहा है, ये भी सही है। लर्नर्स शुड बी एबल टू डिस्कवर द आइडियाज़ एंड मीनिंग ऑफ द पोएम, बच्चे जो हैं पोएम का आइडियाज़ एंड मीनिंग खुद डिस्कवर करेंगे, इसमें भी बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का एक पार्ट है। द पोएम डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग, जब अब टीचर पोएम पढ़ा रहा है तो पोएट का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है टीचर को, क्योंकि बच्चे खुद, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे खुद ब खुद पोएट का इंट्रोडक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, वाइल टीचिंग अ टीचर शुड फर्स्ट गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो इस जो ऑप्शन में बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो मतलब आप कंस्ट्रक्टिज्म नहीं कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है कुछ, टीचर बच्चों को पोइट्स का एग्जांपल दे रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का पार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हमारा है टाइमोलॉजी इज़, ये भी सीटेट में पूछा गया है। टाइमोलॉजी क्या होती है, तो ये होती है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन क्या है वर्ड्स का, उसके पीछे जो साइंस है उसको हमें टाइमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी, टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज़ ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, व्हाट अप्रोच डू दे अडॉप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजीली आप कर लोगे अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब समझ है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के, तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक टीचर साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश में सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाता है, तो क्या है अप्रोच, वो इमर्शन अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी या बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म तो बिल्कुल नहीं है, बहुभाषिता तो हम इसमें यूज़ नहीं करें, एक ही लैंग्वेज यूज़ करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देखा है तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही पढ़ाया जाता है। मतलब एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने में, अगर आप इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो देखो साइंस को पढ़ाने में, सोशल साइंस को पढ़ाने में, मैथमेटिक्स को पढ़ाने में, तो क्या हो गया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या होता है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। एक गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, इंग्लिश में एक गुड पैराग्राफ राइटिंग का क्या मतलब है, ये आप देखें। आइडियाज़ प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस होने चाहिए, फ्लॉवरी लैंग्वेज होनी चाहिए, लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क्स होने चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें आइडिया होना चाहिए, फिर कैसे प्रेजेंट करना है आइडिया को, और कैसे लिखना है। सेकंड हमारा ऑप्शन है फ्लॉवरी लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत ज़्यादा अलंकारी बोल सकते हो, जो ऊंचे नीचे वर्ड्स हों, भारी भरकम वर्ड्स हो। लेजिबल हैंडराइटिंग, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ सकें, या करंट पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए। तो पैराग्राफ को हमेशा राइट करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, ये आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड नो। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश वर्ड का करना है तो बच्चे को क्या आना चाहिए, नो हाउ टू राइट द वर्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइट करने से प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। नो द मीनिंग ओनली, अगर आपको शब्द का अर्थ है तो क्या आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, नहीं आएगा। नो द स्पेलिंग, अगर आपको स्पेलिंग आती है शब्द की तो क्या आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, नहीं आएगा। नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग भी आए, मीनिंग भी आए, एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, और वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी बच्चा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकता है शब्दों का। तो तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें तो। ए वर्ड गेट्स इस मीनिंग, एक शब्द है उसका मीनिंग कहाँ से आता है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा हुआ है। फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, स्पेलिंग, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये यूज़ करा है वो चीज़। देखो कोई शब्द है उसका मीनिंग आप कैसे निकालेंगे, डिक्शनरी से निकालेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 2 शब्द सेम होते हैं लेकिन उनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में,
ठीक। तो डिक्शनरी से खाली आप शब्द मिला लें ये भी नहीं होगा, खाली स्पेलिंग से वर्ड का अर्थ नहीं निकलेगा। इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि जहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना है कोई वर्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल मुझे इस वक्त करेक्ट नहीं आ रहा है कि इसका मैं एग्जांपल आपको क्या दूँ, फिर अगर मेरे को आता है दिमाग में तो मैं आपको एक पिन कर दूँगी, उससे आप देख सकते हैं। हम एक पिन कमेंट कर देंगे, उससे आप देख लेना। ठीक है, तो हर वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है तभी उसका मीनिंग जो है वो फ्रूटफुल होता है। ठीक है, एक ही वर्ड कई कई बार डिफरेंट सिचुएशन में अलग मीनिंग देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, यही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।